हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। आज बात करने वाले हैं निबंध लेखन की। जो निबंध लेखन होता है वो किस प्रकार लिखा जाता है। अगर आप 10वीं 12वीं में हैं और बोर्ड परीक्षा देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही पावरफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे कि निबंध लेखन में अपन निबंध कैसे लिखते हैं। अगर आपके बोर्ड पेपर में निबंध आ जाए तो आप निबंध को किस प्रकार और किस भाषा में उसे रचित करेंगे। तो देखेंगे आज का जो निबंध है वो है दहेज प्रथा एक सामाजिक समस्या। जो दहेज प्रथा होती है वो सामाजिक समस्या होती है। बोले तो नारी जाति के लिए ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है आज के समय में। तो इसके बारे में प्रकट करेंगे कि किस प्रकार इसका समाधान होगा और इसकी रूपरेखाओं के बारे में। अगर आप बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पावरफुल होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे दहेज प्रथा एक सामाजिक समस्या, इसकी रूपरेखाएं देखेंगे कि रूपरेखा किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। तो रूपरेखाओं की बात करेंगे। इसमें पहली जो रूपरेखा होगी वो प्रस्तावना होगी, जिसमें अपन जो दहेज प्रथा के प्रति सामाजिक जो समस्या है उसको रचित करेंगे। इसके बाद देखेंगे जो प्राचीन काल में दहेज का स्वरूप, जो प्राचीन काल में दहेज का स्वरूप कैसा रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर देखेंगे मध्यकाल में नारी की दयनीय स्थिति, जो मध्यकाल में नारी की दयनीय स्थिति देखेंगे। और आधुनिक काल में दहेज का स्वरूप देखेंगे और निराकरण के उपाय और उपसंहार देखेंगे। ये चीज़ें अपन ये रूपरेखा हैं। आप रूपरेखाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर तो ये आपकी रूपरेखाएं थी। अब बात करेंगे रूपरेखा के उपरांत अपन ये निबंध शैली की रचना। सबसे पहले जो प्रथम पंक्ति में रूपरेखा की आती है प्रस्तावना, कि नारी जो एक सामाजिक समस्या है दहेज प्रथा की, उसमें प्रस्तावना में क्या वर्णन करेंगे। तो आज भारतीय समाज में दहेज एक अभिशाप के रूप में व्याप्त है। जो आज का समाज है भारतीय समाज, उसमें दहेज का एक अभिशाप के रूप में व्याप्त है। दहेज के अभाव में निर्धन माता पिता अपनी बेटी के हाथ पीले करने में स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं। आज के जो समय में जो भारत में जो भारतीय समाज में दहेज का एक अभिशाप है, क्योंकि दहेज ने एक भयानक रूप ले लिया है, जिसके कारण निर्धन जो गरीब माता पिता है वो अपनी बेटी के हाथ पीले करने में स्वयं को असमर्थ पा रहे हैं। दहेज क्या है? उन्मूलन। दहेज उन्मूलन के जितने प्रयास किए जाते हैं उतना ही वह सुरसा के मुंह की तरह बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि दहेज में जितना अपन उन्मूलन के दहेज उन्मूलन के जितने प्रयास किए जाते हैं इतना ही वह सुरसा के मुंह की तरह बढ़ता जा रहा है। किसकी तरह? सुरसा के मुंह की तरह बढ़ता जा रहा है। तो प्रस्तावना वर्णन हुआ है। प्रस्तावना में बताया गया है कि आज के समय में जो भारतीय समाज में दहेज की प्रथा एक अभिशाप और भयानक रूप के प्रभाव बन गई है, जिसके कारण जो निर्धन माता पिता अपनी बेटी के हाथ पीले करने में असमर्थ हो रहे हैं। और जितना अपन इसे कम कर रहे हैं उतना ही वह सुरसा की तरह मुंह की तरह बढ़ता जा रहा है। अब बात करेंगे जो प्राचीन काल में दहेज किस प्रकार चला। प्राचीन काल में दहेज की बात करेंगे। प्राचीन काल में कन्या को ही सबसे बड़ा दान समझा जाता था। जो प्राचीन काल था उस समय जो कन्या को ही सबसे बड़ा दान समझा जाता था। माता पिता वर पक्ष को अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ देते थे उसे वे सहर्ष स्वीकार कर लेते थे, और जो धन कन्या को दिया जाता था वह स्त्री धन समझा जाता था। जो प्राचीन काल की बात करेंगे तो प्राचीन काल में कन्या को ही सबसे बड़ा दान और धन समझा जाता था, क्योंकि जो माता पिता वर पक्ष को अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ देते थे उसे वे सहर्ष स्वीकार कर लेते थे, और जो धन कन्या को दिया जाता था वह स्त्री धन समझा जाता था। वही सबसे बड़ा धन जो नारी बोले तो कन्या दी जाती थी वही सबसे बड़ा धन समझा जाता था। अब बात करेंगे मध्यकाल में नारी की स्थिति की बात करेंगे। तो मध्यकाल में नारी के प्राचीन आदर्श यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते को जुटलाकर उसे भोग एवं विलासिता का साधन बना दिया है। बताया जा रहा है जो मध्यकाल में नारी को एक किसका बोले तो भोग और विलासिता का साधन बना दिया है। उसका स्वयं का अस्तित्व घर की
चार दीवारी में संतानोत्पत्ति करने में ही सिमट कर रह गया। बताया जा रहा है जो मध्यकाल है, मध्यकाल में जो नारी को क्या बना दिया है, एक भोग विलास का साधन बना दिया है, क्योंकि उसका जो स्वयं का जीवन या अस्तित्व वो घर की चार दीवारों में ही एक संतान उत्पत्ति बोले तो संतान उत्पत्ति करने में ही सिमट रहा है। संतान उत्पत्ति बोले तो बच्चे पैदा करने में ही उसका जीवन सिमट जाता है। इस समय पुरुष समाज द्वारा उसे धन के समान भोग वस्तु समझा जाता है, और इस समय जो पुरुष समाज हैं उनके द्वारा उसे धन के समान भोग वस्तु समझा जाता है। उसके धन को और माता पिता द्वारा दिए गए धन को वह अपनी वस्तु समझने लगे हैं। बताया गया है मध्यकाल में जो नारी की स्थिति के बारे में चर्चा हुई है कि जो नारी को मध्यकाल में एक किसके बोले तो चार दीवारों में एक संतान उत्पत्ति के लिए माना गया है, और पुरुष नारी को क्या मानते हैं, पुरुष नारी को एक भोग वस्तु समझा जाता है। जो मध्यकाल में पुरुष क्या समझते हैं, नारी को भोग वस्तु समझने लगे हैं। उसके धन को, जो नारी के धन को, दहेज में मिला जो धन को और माता पिता द्वारा दिए गए जो धन को, उसे अपनी वस्तु समझ रहे हैं। उसे क्या समझ रहे हैं, अपनी वस्तु समझ रहे हैं। ये मध्यकाल में नारी की स्थिति है। अब आधुनिक काल की बात करेंगे कि आधुनिक काल में नारी की जो स्थिति है। आधुनिक काल में दहेज अपने सबसे विकृत स्वरूप में सामने है। जो आधुनिक काल में दहेज अपने सबसे विकृत स्वरूप में सामने है। अब तो ऐसा लगता है कि मानो दहेज लेना वर पक्ष का जन्मसिद्ध अधिकार हो। आधुनिक काल की बात करेंगे तो आधुनिक काल में दहेज को एक इस रूप में ला दिया है जो मानव जाति में कि वर पक्ष एक ऐसी उनने रीत रिवाज धारण कर ली है जिससे ये अनुभव होता है कि जो दहेज एक वर पक्ष के लिए जन्मसिद्ध अधिकार। दहेज के बिना सतगुणी कन्या का विवाह होना भी एक जटिल समस्या बन गया है। बताया गया है कि जो अगर जिस आदमी के पास, माता पिता के पास दहेज नहीं होता और उसके पास सतगुणी कन्या है तो वो भी विवाह होने में भी एक जटिल समस्या पैदा हो रही है। इस दहेज की बलि वेदी पर ना जाने कितनी कन्याएं आत्महत्या करने के लिए विवश हो रही हैं, और इस दहेज के लिए जो बलि वेदी पर ना जाने कितनी कन्याएं अपने आप में आत्महत्या कर लेती हैं, और कितनी ही दहेज के लालची लोगों के द्वारा जला अथवा मार दी जाती हैं। और ये पता नहीं कितनी कन्या जो दहेज के लालची लोग होते हैं उनके द्वारा जला दी और मार दी जाती हैं। इतने पर भी जो दहेज लोभियों का हृदय तनिक भी द्रवीभूत नहीं होता, और इतना सब होने के बाद भी जो दहेज के लोभी होते हैं उनका हृदय तनिक भी बोले तो दयानीय नहीं होता है। अब बात करेंगे इसके निराकरण के उपाय कि ये कैसे हट सकता है। जो दहेज प्रथा के निराकरण के उपाय की बात करेंगे। वैसे तो यह बीमारी, बताया जा रहा है कि वैसे तो यह बीमारी वर्तमान भारतीय समाज की जड़ों तक पहुंच चुकी है, और बताया जा रहा है कि जो दहेज प्रथा की बीमारी है वो वर्तमान भारतीय समाज की जड़ों तक पहुंच चुकी है। मगर अब भी यदि हम निम्नलिखित उपायों को अपनाएं तो इस समस्या को निस्तानाबूद किया जा सकता है। निस्तानाबूद किया जाता बोले तो इस समस्या को जड़ से ख़त्म किया जाता है। अगर हम इसे अपने एक उपयोग से अपनाएं तो इस समस्या को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। वैसे तो ये जो निराकरण के उपाय में इसे जो दहेज प्रथा की बीमारी वर्तमान में समाज की जड़ों तक पहुंच चुकी है। अब इसके निराकरण के एक एक करके युवक और युवतियां दहेज रहित विवाह के लिए कृत संकल्प हों। बताया गया है कि अगर युवक और युवतियां संकल्प लें कि हम दहेज के बिना ही विवाह करेंगे, ये निराकरण का पहला उपाय है। दूसरा, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया जाएगा, और जो अंतरजातीय विवाह आते हैं उसे भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। बोले तो एक कास्ट से अदर कास्ट में विवाह करने के लिए प्रोत्साहित दिया जाए, और दहेज लोलुपों का सामाजिक बहिष्कार हो, और जो दहेज लेने वालों का एक सामाजिक क्या करे, बहिष्कार करे। और सरकार को इस विषय में सक्रिय एवं कठोर कदम उठाने चाहिए। इस जो दहेज प्रथा के प्रति सरकार को एक विशेष कदम उठाने चाहिए, और सामूहिक विवाहों का प्रचलन हो, और जो सामूहिक विवाहों का क्या होना चाहिए, प्रचलन होना चाहिए। और दहेज रहित विवाह करने वालों को सामाजिक संगठनों द्वारा पुरस्कृत किया जाए। और बताया जा रहा है जो दहेज के बिना
विवाह करेगा उसे सरकार द्वारा एक समाज द्वारा क्या प्रोत्साहन दिया जाए, या पुरस्कार या प्रोत्साहन दिया जाए। ठीक है, अब इसके उपसंहार की बात करेंगे। जो उपसंहार किस प्रकार इसमें अपन ने उन्मूलन का कार्य किया है। उपसंहार: दहेज का उन्मूलन अकेले सरकार के द्वारा नहीं किया जा सकता। बताया गया है कि जो दहेज का उन्मूलन अकेले सरकार के द्वारा नहीं किया जा सकता, बल्कि समाज और युवक युवतियां, बोलो तो इंसानों, लोगों, समाज के लोगों द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए देश के कर्णधारों और मनीषियों एवं समाज सुधारकों को भागीरथ प्रयास करना होगा। प्राचीन भारतीय आदर्शों की पुनः प्रतिष्ठा करनी होगी, जिसमें नारी को गृहस्थी रूपी रथ का एक पहिया समझा जाता था। और बताया गया है कि जो प्राचीन भारतीय आदर्शों के पुण्य प्रतिष्ठा करनी होगी, जो प्राचीन भारतीय में जो आदर्श चले आ रहे थे उनकी प्रति ही अपन को पुण्य फिर से प्रयत्न करना होगा, जिससे उस समय जो नारी को गृहस्थी रूपी रथ का एक पहिया समझा जाता था, और वह जो नारी थी उसे गृह लक्ष्मी की गरिमा से मंडित थी। और जो पहले जो नारियां थी वो एक गृह लक्ष्मी की गरिमा से मंडित थी। उसकी जो छाया में घर घर स्वर्ग बना हुआ था, उसकी छाया में क्या घर घर एक स्वर्ग बना हुआ था, तथा घर आंगन और फुलवारी के रूप में सुवासित था। और जो घर आंगन एक फुलवारी के रूप में क्या था, सुवासित था। और यदि हम ऐसा कर पाए तो वास्तव में नारी की गोद से बड़ा स्वर्ग पृथ्वी पर दूसरा नहीं होगा। अगर अपन ने ऐसा कर लिया तो जो नारी के प्रति, नारी की गोद से बड़ा स्वर्ग पृथ्वी का जो दूसरा नहीं होगा। तो ये अपन ने क्या पढ़े थे, ये निमंथ लेखन पढ़ा है, जिसमें अपन ने क्या क्या प्रस्तावनाएं और प्राचीन काल में दहेज और मध्यकाल में नारी की स्थिति और आधुनिक काल में दहेज और निराकरण के उपाय और उपसंहार, ये निमंथ लेखन था। अगर आप 10वीं 12वीं के छात्र हो तो ये आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके द्वारा ही आप बोर्ड परीक्षा में निमंथ लिख सकते हो। तो आई होप आपको ये सरल भाषा में बिल्कुल समझ में आया होगा।